चलो देखो, ध्यान दो इधर। कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कब, कहाँ और कैसे, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे कल? कल सबसे पहले पढ़े अतीत की कहानी है, इतिहास, ठीक है। फिर क्यों आवश्यक है इतिहास का ज्ञान, लोग कहाँ रहते थे, और आज क्या पढ़ेंगे? देश के नाम। हमारे देश का क्या नाम है? हमारे देश का नाम भारत। अपने देश के लिए हम इंडिया तथा भारत जैसे नाम का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? इंडिया या फिर अपने देश के लिए हम इंडिया तथा भारत जैसे नाम का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द कहां से निकला है? इंडस, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा गया है। संस्कृत में क्या बोलते हैं? सिंधु। और सिंधु वास्तव में है क्या? सिंधु शब्द क्या है? संस्कृत का एक शब्द है। और वास्तव में सिंधु है क्या? सिंधु एक नदी है। क्या है? नदी। इसके बारे में भी आगे जानेंगे हम लोग। ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। जब ईरानी और यूनानी हमारे देश में आए तो उन लोगों ने क्या बोला? हिंदोस बोला, और क्या बोला? इंडोस बोला। और इस नदी के पूर्वी भाग में जो स्थित है उसको क्या बोला? इंडिया। भारत नाम का प्रयोग जो है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह होता है, उसके लिए किया जाता है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। अगर हम ऋग्वेद को पढ़ेंगे, जो कि हमारे देश का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, वहां पे भारत का उल्लेख मिलता है। बाद में इसका इस्तेमाल देश के लिए होने लगा। अरबों ने इस धरती को अल हिंद और कोने हिंदुस्तान कहकर पुकारा। और बाद में इसी को अरब लोग जब हमारे यहाँ आए, जब अरबी लोग हमारे यहाँ आए, ये लोग क्या बोला? अल हिंद बोला। और तुर्की लोग जब आए वो लोग क्या बोले? हिंदुस्तान। और तुर्की का ही दिया हुआ नाम है हिंदुस्तान, जिसको कि हम लोग हिंदुस्तान के नाम से बोलते हैं। और अल हिंद किसने बोला था? अल हिंद बोला था अरबियों ने। अरब से जो लोग आए थे वो लोग अल हिंद बोले थे। भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में थोड़ा जानकारी यहाँ दिया गया है। दक्षिण भारत एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। यानी कि दक्षिण एशिया में जितने भी देश है ना, उसमें सबसे बड़ा देश भारत है। कौन है? भारत। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। पूरा देश में जितना भी विश्व में जितना भी देश है ना, उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा देश 7वां स्थान रखता है। मतलब क्षेत्रफल जितना बड़ा है आकार में, हमसे बड़ा और 6 देश है, उसके 7वां नंबर पे हम आते हैं। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखेंगे तो पूरा विश्व में नंबर 2 पे आते हैं। हालांकि अभी ये नंबर 1 पे आ जाएगा जब इस बार जब जनगणना होगा ना, उसके बाद संभवतः ये नंबर 1 पे आ जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से। समझिए, दक्षिण एशिया को विशालता तथा एशिया महाद्वीप के शेष भागों से समुद्र, पहाड़ियों और पर्वतों के द्वारा पृथक होने के कारण उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। दक्षिण एशिया को क्या होता है? ये बहुत विशाल है। और एशिया महाद्वीप जो है शेष भाग में समुद्र से, पहाड़ से और पर्वत से अलग हो जाता है। एक साइड में पर्वत आता है और अन्य साइड में क्या होता है? समुद्र आता है। और इसकी वजह से अन्य जगह से ये अलग हो जाता है, इसलिए इसको उपमहाद्वीप का संज्ञा दिया जाता है। उपमहाद्वीप मतलब चारों तरफ से समुद्र है और बीच में कोई बड़ा सा स्थल भाग है, उसको क्या बोलेंगे? उपमहाद्वीप बोलेंगे। चूंकि इस क्षेत्र का सबसे बड़ा देश भारत है, तो इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। और इस क्षेत्र में सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत है, इसलिए इसको भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसके अंतर्गत अन्य देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदि सम्मिलित है। और इस एशिया उपमहाद्वीप में और कौन कौन से देश है? पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है। अब आता काल निर्धारण। अब क्या जानेंगे? काल निर्धारण। इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तो इतिहास को पढ़ने के लिए उसका अलग अलग भाग का अलग अलग समय के लिए अलग अलग काल का निर्धारण किया गया है। उसी काल निर्धारण के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। काल के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। काल के आधार पर, समय के आधार पर
इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है। सबसे पहला क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, और दूसरा आद ऐतिहासिक काल। दूसरा क्या है? आद ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। 3 काल कौन कौन है? प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। लिखने की कला सीखने से पहले मानव लाखों वर्ष पहले तक इस धरती पर रह चुका था। हम लोगों को कुछ किसी को बताना होता है ना? पास में है तो बोल के बता देते हैं, और पास में नहीं है तो क्या करते हैं? लिख के भेजते हैं। तो ये लिखने की कला जब से आई है, इसके लाखों साल पहले से पृथ्वी पर मनुष्य रह रहे हैं। जिस काल में मनुष्य को कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। जब व्यक्ति लिखना नहीं जानता था, मनुष्य लिखना नहीं जानता था, मनुष्य तो था, और उस समय का जो जानकारी हमको प्राप्त होता है, यानी कि उसका कोई लिखित सबूत नहीं है। दूसरे सोर्स से हमको पता चलता है उस समय के मनुष्य के बारे में। उसको क्या बोला जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल। आज ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसे लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और आज ऐतिहासिक काल किसको बोलते हैं? जिसका लिखित साक्ष्य तो मिल रहा है, वो व्यक्ति लिखना पढ़ना सीख गया था, लिख रहा था, पढ़ रहा था, लेकिन अभी जो है वो क्या लिखा था, वो क्या लिख के गया था, वो हम लोग उसको अभी नहीं पढ़ पाए, उसको हम लोग नहीं पढ़ पाए। उसको आज ऐतिहासिक काल बोलते हैं। यानी कि जहाँ भी लोग, जबकि लोग बिल्कुल लिखना ही नहीं जानते थे, उसको प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं। और जहाँ लोग लिखना शुरू कर दिए हैं, लेकिन उसको हम नहीं पढ़ पा रहे, है ना? एक मनुष्य जो है हम लोग नहीं पढ़ पा रहे, उसको आज ऐतिहासिक काल कहते हैं। बाद में मानवों ने लिखना सीखा। मानव की प्रगति के कहानी के उद्धार को इतिहास कहते हैं, जिसके लिखित साक्ष्य मिलते हैं। और जब मनुष्य लिखने के लिए सीख गया पूरी तरह से, और उसका जो लिखा हुआ हम लोग आज पढ़ लेते हैं, पढ़ लिया गया, जिसका लिखित साक्ष्य हमारे सामने मौजूद है, उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। समझ में आ गया? ऐतिहासिक काल को, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या था? प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है? जिसमें मनुष्य कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं जान रहा है, बस वो अपना जीवन गुजार रहा है। आज ऐतिहासिक काल किसको बोलते हैं? मनुष्य ने लिखा है, अपनी भाषा को लिखा है, लेकिन वो क्या लिखा है वो हम लोग पढ़ नहीं पाए, वो आज ऐतिहासिक काल। और जिसका मतलब हम लोग के पास लिखित साक्ष्य मौजूद है, वो ऐतिहासिक काल। मतलब उसमें वो लोग किस प्रकार जीवन गुजारता था, उसके लिखे हुए चीज को हम लोग पढ़ते हैं और जान लेते हैं। ठीक है? और यहाँ तुम्हारा नीचे एक चित्र दिया गया है, जो ताम्रपत्र में बनी पांडुलिपि का एक दृश्य है। मतलब ये वो पुराने समय में लिखा गया एक प्रमाण है। ये लिखा है, ऋषि को पढ़ करके लोग उस समय के इतिहास को समझे और जाने। अब आ जाओ अतीत की जानकारी। अतीत को जानने के कई माध्यम हैं। अतीत मतलब पुराना समय, उसको जानने का बहुत सारा माध्यम है, जिसकी सहायता से हम हजारों साल पहले की बातों को जान सकते हैं। अतीत को जानने का बहुत सारा माध्यम है, और जिसके सहारे से हजारों साल पहले के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक एक प्रमुख माध्यम है। पुस्तक जो है, अगर 1000 साल पहले का कोई पुस्तक हमारे हाथ में आ जाता है, ठीक है, 1000 साल पहले लिखा गया, उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो हमको जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि उसमें 1000 साल पहले क्या हुआ था। तो पुस्तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है प्राचीन काल के समय के बारे में जानने का। उस जमाने में आज की तरह प्रिंटिंग मशीन नहीं थी। आज से 1000 साल पहले प्रिंटिंग मशीन नहीं थी। हम अभी जो किताब पढ़ रहे हैं, ये क्या हो गया? प्रिंटिंग मशीन से छप के आया है, और बहुत ही मतलब आसानी से हर किसी को मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए आसान है, लेकिन उसमें प्रिंटिंग मशीन तो था नहीं। तो क्या किया जाता था? उसमें लोग अपने हाथ से लिखते थे, इसलिए पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था, जिसे हम पांडुलिपि के नाम से जानते हैं। तो उस समय क्या करते थे लोग? पुस्तक को अपने हाथ से लिखते थे, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पांडुलिपि। पांडुलिपि किसको बोलते हैं? जो प्राचीन काल में अपने हाथ से
किताबों को लिखा गया है उसको पांडुलिपि बोलते हैं। क्लियर? अब आ जाइए, पांडुलिपि को अंग्रेजी में मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। पांडुलिपि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट। जो लैटिन शब्द मेनू से बना है जिसका अर्थ हाथ है, और ये मैन्यूस्क्रिप्ट जो है ये किससे बना है? मेनू से, और जिसका जिसका मतलब क्या होता है? हाथ होता है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाली भुज नामक पेड़ के छाल से विशेष रूप से तैयार भोजपत्र पे लिखी जाती थी। ये पांडुलिपि पहले कहाँ लिखा जाता था? उस समय हम लोगों के पास अभी जिस प्रकार से कागज है, इस प्रकार से उसमें कागज भी नहीं था, कागज नहीं था। वो लोग कहाँ पे लिखते थे? भोजपत्र पे लिखते थे। किस पे लिखते थे? भोजपत्र पे। और भोजपत्र किसका बना होता था? या तो ताड़पत्र का बना होता था, या कश्मीर में एक विशेष प्रकार का पौधा होता था, उसका छाल से बनाया जाता था ताड़पत्र। ठीक है? और उसमें लिखा जाता था, पांडुलिपियों को उसमें लिखा जाता था। इतने वर्षों में कई पांडुलिपियां नष्ट हो गई, फिर भी कुछ पांडुलिपियां आज भी सुरक्षित है। पांडुलिपि हालांकि बहुत कुछ लिखा गया, पुराने जमाने में पांडुलिपि बहुत लिखा गया, लेकिन समय के साथ वो क्या हो गया? सब नष्ट होता चला गया। और उसमें से जो कुछ भी पांडुलिपि बचा है और जो हमें प्राप्त हुआ है, उसके द्वारा इतिहास का लेखन किया गया है। अगर सारी पांडुलिपियां अगर मौजूद होती तो और भी बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होती उस समय के बारे में, लेकिन बहुत कम ही पांडुलिपियां प्राप्त हुई जिससे आज हमें उसकी जानकारी प्राप्त होती है। इतिहास की जानकारी के लिए पुस्तकें एक सशक्त माध्यम है। इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या है? एक सशक्त मतलब बहुत मजबूत माध्यम है। वेद भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है, और इसमें जो वेद है, वेद क्या है? भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है। वेद क्या है? एक किताब है जिसको पढ़ने के बाद उस समय के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होता है। उपनिषद, महाकाव्य, एक तो पहला वेद हो गया, दूसरा उपनिषद हो गया, तीसरा क्या हो गया? काव्य। काव्य में दो काव्य आता है, एक महाभारत होता है और दूसरा रामायण आता है। काव्य में रामायण और महाभारत दो काव्य आते हैं। उसके बाद फिर पुराण, बौद्ध एवं जैन धार्मिक साहित्य। इसके बाद पुराण लिखा गया था, है ना? प्राचीन काल में पुराण लिखा गया, और उसके बाद बौद्ध धर्म के अनुयायी जो थे उन लोगों ने बौद्ध साहित्य लिखा, और जैन धर्म के अनुयायी क्या लिखे? जैन साहित्य लिखी। बौद्ध एवं जैन धार्मिक साहित्यों से भी इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहारों, राजाओं की जिंदगी और सदियों पर भी चर्चा की गई है। इन किताबों में क्या चर्चा किया गया है? धार्मिक मान्यता, उसमें क्या क्या धार्मिक मान्यता होती थी इसके बारे में चर्चा किया गया है। और जो व्यवहार उसमें का होता था, व्यवहार का चर्चा है। राजा किस प्रकार से अपना जिंदगी जीता था वो चर्चा है। और औषधि का चर्चा मतलब दवा, उसमें किस प्रकार का दवा इस्तेमाल किया जाता था इसका चर्चा किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र व कश्मीरी कवि कन्हन की राजतरंगिणी जैसे गैर धार्मिक पुस्तकों से भी भारतीय इतिहास को समझने में आसानी मिलती है। इसके बाद दो पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला क्या था? वेद था, पुराण था, महाकाव्य था, जैन और बौद्ध धर्म का साहित्यिक लेखन था। ये सारा इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए इन सारे पुस्तकों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद दो पुस्तक और महत्वपूर्ण है। एक चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य, उसने एक किताब लिखा था अर्थशास्त्र। क्या किताब लिखा था? अर्थशास्त्र। और कश्मीर का एक इतिहासकार था जिसने एक किताब लिखा राजतरंगिणी। ये दोनों किताब बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों किताब जो है अर्थशास्त्र और राजतरंगिणी, इससे संबंधित तुम लोगों का क्वेश्चन बराबर आता रहेगा, समझिए। तो इससे इन दोनों पुस्तकों से भी इसी इतिहास को समझने में बहुत सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद बहुत सारे विदेशी लेखक जो भारत आए उन्होंने भारत के बारे में लिखा है। जैसे यूनान से लोग आए, चीन से लोग आए, वो लोग जब यहाँ पर आए तो फिर अपना यात्रा वृत्तांत को लिखा है, बहुत सारा पुस्तक को लिखा है, जिससे हमको
जिसको पढ़ने के बाद हमको अपने इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर? अब आ जाओ, देखो यहाँ पे एक बहुत अहम जानकारी दिया गया है, बहुत अहम जानकारी दिया गया है, जिसका कि अक्सर तुमको परीक्षा में इसका सवाल आएगा। बोलते हैं यूनान के प्राचीन लेखक हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। वो कहाँ का लेखक था? यूनान का था। वो कहाँ का रहने वाला था? यूनान का था। उसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध में वर्णन किया है। उसके पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिका। क्या है? हिस्टोरिका। इस पुस्तक में उसने क्या वर्णन किया? 5वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व मतलब ईसा के जन्म से 500 साल पहले भारत और फारस के बीच का जो संबंध था ना, उसके बारे में उस किताब में उसमें लिखा है। किस किताब में? हिस्टोरिका में। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। चलो आगे जाते हैं। प्राचीन भारत के भारतीय इतिहास के बारे में ज्यादा जानकारी हमें पुरातत्व विभाग द्वारा जुटाए गए सबूतों से मिलती है। प्राचीन भारत मतलब बहुत पहले का जो पुराना भारत है, उसके बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? पुरातत्व विभाग द्वारा जुटाए गए सबूतों से। प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है। प्राचीन काल में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, पुराने जमाने के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उसका जो अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं पुरातत्व विज्ञान। यानी कि पुराने जमाने के सामानों का अध्ययन करने वाले को पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। कई अवशेषों में स्मारक, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, पत्थर तथा धातु के औजार, प्रतिमाएं तथा अन्य प्रकार की चीजें हैं। और इन अवशेषों में जिसका अध्ययन किया जाता है उसको किसका अध्ययन किया जाता है? सबसे पहले तो स्मारक, पुराना जो किला वगैरह, घर वगैरह जो होता था उसके बारे में। फिर जो उस समय का सिक्का जो चलता था, उस सिक्का के बारे में। मिट्टी का बर्तन, उसमें लोग किसका बर्तन यूज करते थे? मिट्टी का बर्तन यूज करते थे। और वो मिट्टी का बर्तन जो मिलता है उसके अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। और पत्थर तथा धातु के औजार। और पहले लोग क्या करता था? पत्थर का औजार इस्तेमाल करता था, फिर बाद में धातु का औजार प्रयोग करने लगा। तो उन सबों का और बहुत सारी प्रतिमाएं मिली है। इन सबों का चीजों का अध्ययन करके पुराने समय के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब देखो यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। अशोक के उत्कीर्ण लेखों को सबसे प्राचीन माना जाता है। अशोक जो अपना लेख उत्कीर्ण करवाया था उसको सबसे प्राचीन माना जाता है। उसके अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी और अरामाइक लिपि में है। अशोक ने जो अपने अभिलेखों को लिखवाया था वो 3 भाषा में लिखवाया था। किसमें? ब्राह्मी में, खरोष्टी में और अरामाइक भाषा में। ये 3 भाषा में लिखवाया था। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता हासिल की। अशोक जो अपना अभिलेख लिखवाया था उसको सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। और कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। अशोक ने लिखवाया था बहुत पहले, लेकिन 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने उसको पढ़ा था। आगे देखो, स्मारक में प्राचीन इमारतें, मूर्तियां व मंदिरें आती हैं। स्मारक में क्या क्या आता है? प्राचीन इमारत, मंदिर और मूर्ति। इनसे विभिन्न युगों के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियों की जानकारी मिलती है। और जब इन सबों का अध्ययन करते हैं, स्मारक का, मंदिर का और मूर्ति का, तो उस समय का सामाजिक जीवन किस प्रकार का था, धार्मिक जीवन किस प्रकार का था और आर्थिक परिस्थिति कैसी थी, इन सारी बातों की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? पुरानी इमारतों से, मंदिरों से और उसकी मूर्तियों से। शिलाओं, खंभों, पत्थरों की दीवारों और मिट्टी तथा पत्थर के छोटे फलकों पर उकेरे गए लेख भी हमारी जानकारी के महत्वपूर्ण माध्यम है। शिला में, खंभा में और दीवार पर मिट्टी तथा पत्थर के छोटे फलक में उकेरा गया लेख, इन सबों पर जो है कुछ उस समय के लोगों ने लिख दिया है, उसको आज हम लोग पढ़ करके इतिहास के समय में उस समय के
उस समय के लोगों का जीवन कैसा था, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। और जो ये लेख उत्कीर्ण किए गए थे उसको जब आज हम इसको पढ़ते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, एपिग्राफी बोलते हैं। लिखने के सबसे पुराने प्रणाली हड़प्पा के मुद्राओं में पाई जाती है। लिखने की प्रणाली जो है सबसे पहले कहाँ पाई जाती है, हड़प्पा सभ्यता में, लेकिन उसे पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं मिली है। हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने जो कुछ लिखा है वो लोग पढ़े लिखे थे, वो लोग सब कुछ लिखते पढ़ते थे, लेकिन उन लोगों ने जो उस समय लिखा वो आज तक मनुष्य हम लोग जो है उसको पढ़ नहीं पाए। हड़प्पा काल का जो लिखा गया है उसको पढ़ा नहीं जा सका है। और सिक्का जो है यह ऐतिहासिक जानकारी का एक स्रोत है। प्राचीन काल में चांदी, सोने व तांबे के सिक्के पर चला गया था। प्राचीन काल में जो सिक्का चलता था किस चीज का होता था, सोना का होता था, चांदी का होता था और तांबा का होता था, यही सब सिक्के चलते थे उसमें। देश में पहली बार लिखित स्वर्ण के सिक्के हिंद यवन शासकों ने चलाए थे। देश में पहला बार लिखा हुआ स्वर्ण का सिक्का किसने चलाया था, हिंद यवन शासकों ने। हस्तलिपियां भी प्राचीन काल की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है। हस्तलिपि, हाथ से लिखा गया जो लिपि होता था वो भी प्राचीन काल की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। पाली और प्राकृतिक भाषाएं अब हमारे देश में कम बोली जाती है। उस समय जो भाषा बोला जाता था पाली और प्राकृतिक भाषा बोला जाता था, जो कि अब हमारे देश में लगभग नहीं के बराबर बोला जाता है, कुछ हिस्सों में बोला जाता है। कई किताबें संस्कृत और अरबी भाषा में भी, बहुत सारी किताबें जो हमें मिली हैं वो संस्कृत में और अरबी भाषा में भी मिली है। दक्षिण भारत में बोली जाने वाली तमिल भाषा में भी काफी पुराना साहित्य मिलता है। और दक्षिण भारत में ये तो पाली और प्राकृतिक भाषा ये जो है ये हमारे उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में तमिल भाषा में जो है सो बहुत सारा पुराना साहित्य मिलता है। अब देखो क्या होता है, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमेटिक्स अर्थात मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। दक्षिण भारत में अरिका मेडू, पुदुचेरी नामक स्थान की खुदाई से रोमन सिक्के मिले हैं। रोमन सिक्के कहाँ मिले, अरिका मेडू में। दक्षिण भारत के अरिका मेडू में खुदाई करने के बाद रोमन सिक्के मिले, जिससे प्राचीन काल में रोम तथा दक्षिण भारत के बीच व्यापारिक संबंध का पता चलता है। और जो वहाँ रोमन सिक्के मिले गए हैं अरिका मेडू में, इससे क्या पता चलता है, भारत के रोम का और दक्षिण भारत के बीच में व्यापारिक संबंध का पता चलता है। अब जब प्राचीन काल में झारखंड की क्या था उसके बारे में प्राग ऐतिहासिक काल में छोटा नागपुर यानी कि वर्तमान झारखंड घनघोर जंगलों से घिरा हुआ था। ये जो हमारा एरिया है छोटा नागपुर यानी कि झारखंड, ये घनघोर जंगलों से घिरा हुआ था। भौगोलिक स्थिति से इस क्षेत्र को काफी लाभ मिला, यानी जो भौगोलिक स्थिति से इस क्षेत्र को बहुत लाभ मिला। गुप्त वंश के शासकों और गौड़ शासक शशांक को छोड़कर प्राचीन भारत के किसी राजवंश ने इस क्षेत्र में अधिक समय तक शासन नहीं किया। हमारे क्षेत्र में या झारखंड के इस छोटा नागपुर क्षेत्र में दो शासकों ने ज्यादा शासन किया, एक गुप्त वंश का शासक और दूसरा गौड़ शासक शशांक। ये दोनों ने छोटा नागपुर यानी कि झारखंड में सबसे ज्यादा शासन किया है। झारखंड के विभिन्न जिलों में पाषाणकालीन औजार और उपकरण बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए। झारखंड के बहुत सारे जिलों में बहुत सारा उपकरण जो है प्राचीन कालीन उपकरण प्राप्त हुआ है। पुरातत्वविदों के अनुसार झारखंड में आदिकाल से मानव रहते आए हैं। और जो पुरातत्वविद है जो पुराने समय का अध्ययन करते हैं उन लोगों के अनुसार से आदिकाल से मतलब बहुत समय से झारखंड में लोग रहते आए हैं। हजारीबाग जिले के इसको में एक समतल शिलाखंड पर रचना के ऐतिहासिक मानव द्वारा दिया गया चित्रकारी का नमूना मिला है। हजारीबाग जिला का इसको नामक स्थान पर समतल शिलालेख पर प्रागैतिहासिक मानव द्वारा एक चित्रकारी किया गया जिसका नमूना प्राप्त हुआ है। कई स्थलों से कुल्हाड़ी, फलक, बेलनी, खुरचनी, बेधक, कछनी आदि पत्थर निर्मित हथियार प्राप्त हुए। और इस क्षेत्र से बहुत सारा हथियार प्राप्त हुआ जो कि पत्थर का बना हुआ था, जिसमें क्या क्या था, कुल्हाड़ी था, फलक था, बेदनी था, खुरचनी था। ये सारा कुछ का हमारे झारखंड क्षेत्र में प्राप्त किया गया। छोटा नागपुर में असुर जनजाति को सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है।
छोटा नागपुर में सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? असुर जनजाति। असुर जनजाति सबसे पुरानी जनजाति। यहाँ उसके समय में ईंटें पाई गई है जिसकी लंबाई 17 इंच और चौड़ाई 10 इंच है। उस जमाने का यहाँ पे ईंट भी पाया गया है जिसका लंबाई कितना है? 17 इंच और चौड़ाई 10 इंच है और मोटाई 3 इंच। ये प्राग ऐतिहासिक असुर सभ्यताएं एक ही कोटि की थी। और ये जितनी भी प्राग ऐतिहासिक असुर सभ्यता है सारे के सारे एक ही कोटि का था। रांची गजेटियर 1917 ईस्वी में असुर कालीन बहुत से अवशेषों के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है कि मुंडा, उरांव आदि जातियों के आगमन से पूर्व इस क्षेत्र में एक भिन्न सभ्यता विकसित थी। संभव यह सभ्यता असुर जनजाति रही होगी। रांची का एक गजेटियर पास किया गया 1917 ईस्वी में। उसके अनुसार से यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया कि अभी जो हम यहाँ पे जनजाति पाया जाता है उरांव और मुंडा, इससे पहले इस क्षेत्र में बहुत सारी इस क्षेत्र में सभ्यता विकसित थी जिसको कि असुर जनजाति कहा जाता था। प्राचीन काल में झारखंड से होकर वर्तमान उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक अनेक रास्ते हैं। प्राचीन काल से झारखंड से होकर के वर्तमान उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जाने का बहुत सारा रास्ता है। उन मार्गों से सेना, व्यापारी और तीर्थ यात्री गुजरते थे और उन्हीं मार्गों से व्यापारी, सेना और तीर्थ यात्री लोग गुजरते थे। क्लियर? अब कल जो है, कल नहीं, मंडे को क्वेश्चन आंसर सारा बता दिया जाएगा। ठीक है, बात करें।